दोस्तों, आज जो मुद्दे आपके समक्ष हैं उनके दो व्यापक आयाम हैं। एक राजनीतिक है, एक कानूनी है। लेकिन राजनीतिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक, सबसे अहम है। पहले मैं उसका जिक्र करूं संक्षेप में। पहला बिंदु उसका ये है कि जानबूझकर, बार बार सोच समझकर, एक सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है, उसको चोक करने का प्रयत्न किया है, उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है। सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है वो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर बोलना, बोलचाल, जो हमारे संविधान की एक महत्वाकांक्षा ही नहीं, एक मानव अधिकार है, मूलभूत। इस सरकार ने, इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्री राहुल गांधी की, सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र, निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें, बार बार। और उसके उदाहरण आप जानते हैं। बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता, दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया इस सरकार ने बार बार। श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं, जनहित में रखे हैं, जनता के सामने रखे हैं, जनता के लिए रखे हैं। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है, बिना झिझक के बोला है। और वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं, जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी। कभी डिमोनेटाइजेशन ले लें, कभी चीन को क्लीन चिट का मामला ले लें, कभी जीएसटी ले लें। ये सब मुद्दे वो हैं, और इनके अलावा और भी हैं, जो इस सरकार को, जिनसे घिन्न है और जो उठाते हैं उनको दंडित करना उनका अनिवार्य रूल है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बोल नहीं सकते। एक झूठे, आडंबरी राष्ट्रवाद के आधार पर उनकी आवाज़ को रोका जाता है। एक अजीबोगरीब, बनाई हुई, बनावटी राष्ट्रवाद का बहाना लेकर उन पे आरोप लगाए जाते हैं। बाहर गए, उसके आधार पे जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि आप यहाँ नहीं बोल सकते जब तक कि आप माफ़ी नहीं मांगे। यहाँ आते हैं और उस दिन बोलते हैं संसद में, जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तो सरकार पूछती है आपकी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की, सत्य बोलने की, साफ बोलने की, निडरता से बोलने की। हम आपको प्रिविलेजेस कमेटी भेजते हैं। और सबसे अजीबोगरीब जो मैं समझता हूं, किसी गणतांत्रिक, संसदीय गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक देश में नहीं देखा गया, जब वो आके बोलते हैं तो सरकार खुद अवरुद्ध करती है संसद को। सरकार खुद करती है इस आधार पे कि पहले आप माफ़ी मांगिए। ये कौन सी संसदीय प्रणाली के अंतर्गत है कि पहले आप माफ़ी मांगिए, नहीं तो हम अवरुद्ध करेंगे, नहीं तो संसद चलेगी नहीं। तो ये इसी प्रक्रिया का एक और उदाहरण है, जहां मुंह खोलें, झूठे बेमानी केसेस दायर करिए, डराइए, धमकाइए, और हम आश्वस्त हैं कानूनी प्रक्रिया में कि हम जीतेंगे, स्टे ऑफ कन्विक्शन हमें मिलेगा। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, उन्होंने ये सब प्रयत्न किए हैं, बार बार किए हैं। जहां तक कानूनी पक्ष है, मैं बड़े संक्षिप्त रूप में आपको बता दूं, कल बताया था मैंने, थोड़ा उसको और विस्तार से बता दूं, लेकिन संक्षिप्त रूप से, कि जब आप जल्दबाजी करते हैं तो गलतियों के ऊपर गलतियां करते हैं, संवैधानिक और कानूनी गलतियां करते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये मामला, ये वारदात कोलार कर्नाटक में हुई, 2019 में हुई।
उसकी कंप्लेंट कहाँ दर्ज की गई? सूरत, गुजरात में, एक दो जगह और भी की गई, बिहार में, रांची में। तो जब ऐसा होता है कि वारदात, फौजदारी वारदात कहीं हुई हो अमुक जगह और फौजदारी वारदात की कंप्लेंट किसी दूसरे प्रदेश में हो, तो कानून विधायिका ने बहुत पहले एक संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान बनाया था, कई वर्ष हो गए, जो बाध्य है, जो स्पष्ट है कि जब ऐसा हो तो आपको एक 202 कहते हैं, उसके अंतर्गत एक निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, या तो मैजिस्ट्रेट खुद करे या पुलिस द्वारा करे कि क्या उस मैजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र बनता है। जब तक वो मैजिस्ट्रेट ये शुरुआत में नहीं करता है इंक्वायरी, तब तक वो कंप्लेंट से आगे नहीं बढ़ सकता। रोचक बात यह है कि ये मुद्दा स्पष्ट रूप से इस श्री राहुल गांधी केस में उठाया गया, जजमेंट में लिखा है, लेकिन निर्णित कहीं नहीं है। ये इंक्वायरी कहीं नहीं हुई गुजरात मैजिस्ट्रेट द्वारा, यद्यपि ये मामला आया है कोलार, कर्नाटक से। ये एक उदाहरण है कई और अहम मुद्दों का के साथ। एक दूसरा उदाहरण, और आप अपनी आप कंक्लूजन लगा सकते हैं, जो मैं आपको 3 तारीखें देना चाहता हूँ। एक विचित्र बात हुई, जो याचक है, इसमें कंप्लेनेंट है, वो अप्रैल में 2019 में कंप्लेंट फाइल करता है। 2021 जून में श्री राहुल गांधी उस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं जो सूरत का मैजिस्ट्रेट था, उस वक्त एक मिस्टर दवे थे। 1 साल तक रुकने के बाद याचक वापस एक अर्जी देता है कि श्री राहुल गांधी वापस पेश हो। जब मार्च 2022 यानी पिछले वर्ष वो दूसरी याचिका बार बार उनको बुलाकर तंग करने की प्रक्रिया पे मैजिस्ट्रेट वो खारिज कर देता है, तो याचक कंप्लेनेंट हाई कोर्ट जाता है और अपनी कंप्लेंट का खुद एक स्टे ले लेता है, अपनी कंप्लेंट का खुद स्टे कि ये आगे नहीं चलेगी। 1 साल तक वो पड़ी हुई है, 11 महीने से उसका कुछ नहीं करता है, सब कुछ ठीक है उसके लिए। अचानक वो वापस जाके फरवरी इस वर्ष फरवरी में, यानी पिछले महीने, हाईकोर्ट को कहता है कि साहब अब काफ़ी एविडेंस आ गई है, अब मैं अपनी खुद का स्टे को वापस लेना चाहता हूँ, स्टे को आप निरस्त कर दीजिए, यानी स्टे को स्टे कर दीजिए, स्टे को हटा दीजिए। हाईकोर्ट करता है और वापस जाके मैजिस्ट्रेट जो अभी तक बदल गया है, एक नया निर्णय आ जाता है जो अभी कल आया। आप अपने आप चित भी अपनी, पट भी अपनी, अपने आप लकीरों के बीच क्या हो रहा है समझ सकते हैं, संज्ञान कर सकते हैं। मैं अंत में ये कहूँगा, श्री राहुल गांधी की आवाज़ इतना आसान नहीं है दबाना, कांग्रेस की आवाज़ इतना आसान नहीं है दबाना। आप देख रहे हैं कल से आज और आगे चलेगा एक अभियान, एक विरोध, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पे हो, ब्लॉक पे हो, प्रदेश पे हो, और चाहे वो संसद और संसद के बाहर हो। ये आवाज़ रुक नहीं सकती है। जो तथ्य मैंने आपको बोले हैं ये बिल्कुल सामने उजागर किए जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमें पूरा विश्वास और आश्वासन है कि ऐसी चीज़ जो कानून में गलत है, हम आश्वस्त हैं कि उसका सही रूप से अवलोकन किया जाएगा बड़ी अपील वाली अदालतों द्वारा, और हमें कन्विक्शन का स्टे जल्द से जल्द मिलेगा। एक अंत में बात आपको और मैं शेयर कर लूं जो कल नहीं बोली थी। हम चाहे उसको हम समक्ष रखें या न रखें, उसके ऊपर हम एक्शन ले या न लें, लेकिन आपके साथ अवगत करनी आवश्यक है। उसके 2 पक्ष हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही पक्ष है। एक प्रावधान है हमारे संविधान में 103, उस प्रावधान के अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं, जहाँ सांसद का सवाल है, वहाँ सिर्फ माननीय राष्ट्रपति कर सकता है। ये लिखा है प्रावधान में, किसमें? संविधान के प्रावधान। और साथ साथ ये लिखा है कि संविधान के प्रावधान के अंतर्गत जब राष्ट्रपति करता है तो उसको पहले एक सुझाव, एक रिकमेंडेशन लेना पड़ता है चुनाव आयोग से। ये तो मानी हुई बात है कि इस बार राहुल गांधी के विषय में नहीं हुआ ये, न कुछ पहले विषयों में ऐसा हुआ है। अब इसमें जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि चुनाव आयोग का मानना है, और चुनाव आयोग इसी प्रक्रिया को फॉलो करती है और केसेस में, कि जब कन्विक्शन कोर्ट द्वारा है, न्यायपालिका द्वारा है, तो राष्ट्रपति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम चुनाव आयोग
उसको कभी भी नोटिफाई कर सकते हैं। हमें राष्ट्रपति के पास सुझाव लेके जाना और राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जो रोचक कानूनी मुद्दा इस पे उठता है वो ये है कि संविधान में जो लिखा है 103 में स्पष्ट लिखा है, उसको क्या चुनाव आयोग तो क्या उच्चतम न्यायालय भी क्या बदल सकता है? सिर्फ इस आधार पे कि एक केस था लोक प्रहरी का, उस केस में चुनाव आयोग ने स्टैंड अपना रखा था। उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं कहा कि वो स्टैंड सही है या गलत है, लेकिन उसके बाद से चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर निकाल रखा है जिसमें वो कहते हैं कि जहां पर कन्विक्शन कोर्ट द्वारा है वहां पर हम राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे, न जाना आवश्यक है। तो ये एक विरोधाभास है। संविधान के टेक्स्ट को आप ज़्यादा महत्व देंगे या चुनाव आयोग की प्रक्रिया को? इसका उत्तर मैं समझता हूँ सीधा है। तो ये भी एक शायद त्रुटि है इस प्रकार के 24 घंटे में निकाले हुए चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जो अभी सिंघवी जी ने कहा है, मैं एक दो बात और कहना चाहता हूँ। बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बहुत घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, बहुत परेशानी में है, क्योंकि वो जानती है, उनको फीडबैक मिला होगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल कांग्रेस संगठन में नई उमंग जगाई है, पर सारे देश में एक नई उत्साह, एक नया भविष्य का रास्ता दिखाया है। कई महीने से वो भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने में लगी हुई थी, और मैं समझता हूँ कि आज जो हमने देखा है, ये डिस्क्वालिफिकेशन, एक तरह से आप देख सकते हैं कि जैसा कि अभिषेक सिंघवी जी ने कहा, राहुल जी को कीमत चुकानी पड़ी उस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण। दूसरी बात, सिंघवी जी ने तो कहा कि 2014 से राहुल जी मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ संसद के अंदर और संसद के बाहर उठा रहे हैं। ये नोटबंदी के बारे में इन्होंने जिक्र किया, जीएसटी के बारे में इन्होंने जिक्र किया, चीन को जो जून 2020 में प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दिया उसका भी सिंघवी जी ने जिक्र किया। पर मैं एक और मुद्दों का जिक्र करना चाहता हूं जिसके वजह से आज राहुल गांधी जी को कीमत चुकानी पड़ी है, और वो ये है अडानी का महाघोटाला। जब से राहुल गांधी जी विपक्ष में संसद में बोले थे, 50 मिनट का भाषण था, ज़्यादातर उसका एक्सपंज भी कराया गया, और जिस तरीके से 16 पार्टियों ने एक होकर 5 फरवरी से जेपीसी की मांग की इस घोटाले में, क्योंकि ये घोटाला सिर्फ अडानी से संबंधित नहीं है, ये घोटाला प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने जेपीसी की मांग की, आज भी हमने मांग की, कल भी हम करेंगे, परसों भी हम करते रहेंगे। और इस अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है। तो एक तरफ राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश, ये साजिश बनाम कोशिश, एक तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं। सिंघवी जी ने तो कहा कानून के अनुसार अगले कदम हम लेंगे, समय है हमारे लिए, और कानून में कई ऐसे दरवाजे हैं हमारे लिए।
जो हम खटखटाएंगे। पर ये सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, ये मौलिक तौर से राजनीतिक मुद्दा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज भी दोहराऊंगा, ये प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है, एक मिसाल है। ईडी में करीब 60 घंटे का पूछताछ हुआ, आपको याद होगा, पिछले साल। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसे एक सवाल उठाए गए यात्रा के बारे में, राहुल जी के बारे में। उनको संसद में तो पहले बोलने दिया गया 50 मिनट के लिए, 52 मिनट के लिए। बाद में जो उन्होंने कहा उसको एक्सपंज कराया गया और उन्होंने स्पीकर से 3 बार निवेदन की, 3 बार, 1 बार नहीं, 3 बार। उनको लिखा भी कि मुझे मौका दीजिए। उन्होंने रूल भी स्पीकर साहब को बताया, 357 रूल, पर स्पीकर से कोई जवाब नहीं आया। औपचारिक तौर से कोई जवाब नहीं आया, उनको मौका ही नहीं दिया गया और आज वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो ये कानूनी मुद्दा तो है, कानूनी तरीके अपनाएंगे। कानून में जो प्रावधान है, सिंघवी साहब ने गिनाया है, उस पर अगले कदम लिया जाएगा। पर ये राजनीतिक जो मुद्दे उठते हैं, आज 5 बजे को कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी लीडरों के साथ बैठक बुलाई है, इस पर हम विचार करेंगे। आज तो फाइनेंस बिल पास हो गया है लोकसभा में, तो सोमवार के बाद पार्लियामेंट का चलने की गुंजाइश मुझे तो नहीं दिखती है। पर हम अगले 4 महीने तक पार्लियामेंट तो नहीं चलेगा, अगला सत्र आएगा जुलाई के बीच में। अगले 4 महीने के लिए तो हमें इसको अलग अलग राज्यों में मुद्दा ले जाना पड़ेगा और ये राजनीतिक लड़ाई बरकरार रहेगी। हम इससे पीछे हटेंगे नहीं। राहुल गांधी जी कोई धमकी से डरने वाले नहीं हैं। और मैं फिर से दोहराऊंगा जो उन्होंने एक बार इसी मंच से कहा था आप लोगों को, जो खुद डरते हैं वो दूसरों को डराते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, वो बार बार राहुल गांधी जी को और अन्य विपक्ष के नेताओं को डराते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं।